हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अनुष्का एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सर्विस सेक्टर के बारे में सीखेंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ज़्यादा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा, तो वो उसको आप एप्लीकेबिलिटी जो है उसकी वो मेंस के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है वो पुराने लेक्चर को भी देख रहे होंगे। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बिल्कुल लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो अभी जो है आपको ये सब चीज़ें तो मैंने पहले से बता रखी हैं। तो आप अनुष्का अकेडमी में जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको इन सब लोगों की गाइडेंस के नीचे तैयारी करने का मौका मिलेगा। हमारे बेसिक फीचर जो है वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सर्विस सेक्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कभी आप मेंस का कोई आंसर रैंडमली आपके सामने आता होगा, ठीक है, तो उस समय दिक्कत ये आती होगी कि सर इंट्रोडक्शन जो है या फिर शुरुआत की जो लाइनें हैं वो कैसे लिखें, तो वो नहीं समझ आ रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक सा जो आइडिया है, जो इनिशियल फेज में काम करेगा, वो ये है कि आप यूपीएससी के पीवाई क्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें ये चेक करो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको बार बार पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ और उसके बाद आप पीवाई क्यू में क्रॉस चेक करना, जो मैंने लिखा था वो उसकी एप्लीकेबिलिटी देखना आप। पहली चीज़ ये, रिसेंटली मैंने लेक्चर लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अगर आप देखेंगे यूपीएससी पीवाई क्यू में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले ही एक पेज की डेफिनेशन या उसमें क्या क्या आपने फैक्ट एंड फिगर लिखनी है, वो अगर आपने पहले से ही तैयार कर ली, मान लो एक पेज की, मान लो 2 पेजेस की कर ली, ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए एक्स वाई जेड कुछ भी, तो आप उन्हीं 2 पेजेस को में से एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। तो ये फायदा होगा मेंस में आंसर लिखने का। इस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। अब उसी में जो है एग्रीकल्चर पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है सर्विसेज। सर्विस सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो हर साल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 1 साल के गैप में या 2 साल के गैप में सर्विसेज पे क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। तो इसी वजह से इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो पहले ही आप तैयार करके रखो। ये इंट्रोडक्शन लर्न करो, रैंडमली कोई पीवाईक्यू उठाओ और उसका आंसर करने की कोशिश करो उन्हीं डेफिनेशन से, उन्हीं नॉलेज से। तो आप ये देखोगे कि आपकी आंसर करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी और आप जल्दी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ सर्विस सेक्टर जो है इन इंडिया, उसको जानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, तो मेजरली इंडिया में क्या ज़्यादा पाया जाता है, लेबर ज़्यादा पाई जाती है। और जिस किसी भी देश में लेबर ज़्यादा पाई जाती है उसमें सर्विस सेक्टर का ज़्यादा होना कोई आम जो है आम सी बात है। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया में जो है वो ये बोला जाता है कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। द सर्विस सेक्टर स्पैन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, एजुकेशन एंड टूरिज्म। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको लिखा गया है। इट हैज़ इमर्ज एज द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ड्राइविंग डायनेमिक कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। कहते पुराने समय में जो व्यापार हुआ करता था वो सिर्फ सामान का हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में व्यापार जो है वो चीज़ों का भी किया जाता है या सर्विसेज का भी किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑनलाइन आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये मैंने सर्विस प्रोवाइड की, बदले में मुझे कुछ सैलरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। क्लियर ऑन दिस। अब इस सर्विस को अमेरिकन भी यूज़ कर सकता है, यूके वाला भी यूज़ कर सकता है, अगर वो यूट्यूब पे टाइप करके मेरा लेक्चर देखे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोला जा सकता है कि ये इंटरनेशनल व्यापार में जो है वो नई तब्दीली इसके चलते आई है। अब नेक्स्ट जो है अगली चीज़, ठीक है, अब अगली चीज़ जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंस अगर ये शो करनी हो कि जीडीपी में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको सबसे पहली लाइन ये लिखनी है, द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 55% टू द साइज ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सॉरी, इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है उसका 55% यानी 55% जो है वो बेसिकली
सर्विस सेक्टर से लिंक्ड है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शार्पिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप। कहते हैं ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है अपनी इकोनॉमी का जो लैंडस्केप है उसको चेंज करने में। तो यहाँ पे आप कौन सी लाइन जो है वो लिख सकते हैं आंसर के लिए, 55% वाली। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड एफडीआई। यदि एक्सपोर्ट और एफडीआई की बात करें तो सर्विस सेक्टर अकाउंट करता है 38% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो अप्रोक्सीमेटली 40% अमाउंट है वो सारा का सारा जो है वो फॉरेन देशों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और सर्विसेज के रूप में किया जाता है। तो जिससे बता सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसकी डोमिनेंस जो है वो अच्छी खासी है। क्लियर ऑन दिस। और सर्विस सेक्टर में एफडीआई भी ज्यादा आती है। नेक्स्ट, एफडीआई इन सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर हैज अट्रैक्टेड एन एफडीआई विद द इनफ्लो ऑफ कितने $83 बिलियन की जो है वो सर्विस सेक्टर में क्या आई थी, एफडीआई आई थी 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक, यानी 20 सालों में जो है वो इतनी एफडीआई सर्विस सेक्टर के केस में आई है। और ये लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इन्वेस्टमेंट का इंडियन इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो नीति आयोग जो है वो कोलैबोरेशन के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो है उन्होंने एक रिलीज किया था जिसको बोलते थे एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ईपीआई के नाम से उसको बोला जाता था। और ये सन 2020 में जो है वो रिलीज किया गया था। और इसमें भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो जो ग्रोथ है वो बाकी किसी सेक्टर की ग्रोथ इतनी नहीं आई। सर्विस सेक्टर जो है वो 275 बिलियन से जो 2016-17 में था और 2019-20 में यानी कि विद इन जस्ट 2 इयर्स 331 बिलियन जो है वो हो गया था। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसमें जंप देखा जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन का जंप देखा जा रहा है सर्विस सेक्टर में। तो जिसका मीनिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी की डिपेंडेंस आगे चल के भी इस पे और ज्यादा बनेगी और इस पे राइट नाउ भी डोमिनेंस जो है वो है। ठीक है, अब जितना मैंने आपको करवाया इन सब चीजों को जो है वो साइड में लिखिए। सर्विस सेक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन है। सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद कंट्रीब्यूशन 55% का कंट्रीब्यूशन है। एफडीआई आपको पता है, एक्सपोर्ट जो करते हैं लगभग 40%, एग्जैक्ट फिगर 38 है, लगभग 40% जो है वो एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज का ही किया जाता है। नीति आयोग की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कोलैबोरेशन में, जिसमें जो है ईपीआई नाम की रिपोर्ट निकाली गई थी। उसमें यह लिखा गया था कि 2016 में जो सर्विस सेक्टर है उसकी 279 बिलियन के आसपास था, लेकिन जो 331 बिलियन में चला गया तो 2019-20 के आसपास। तो अभी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहले इसमें आता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, और इसमें कॉमर्स एंड हॉस्पिटैलिटी जो है वो ये सब आता है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन भी इसमें आता है, लॉजिस्टिक आता है इसमें, ठीक है, फाइनेंसिंग, ये सब चीजें जो है वो इसमें आती है। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट आ गया ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर बात करें, यानी कि सर्विसेज में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार लॉ बना सकती है, कौन सी चीजें हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉ जो है वो बना सकती है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पहले अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंस सर्विसेज, नेशनल हाईवे और माइनिंग सर्विसेज, ये सारी चीजों के ऊपर जो लॉ बनाना है वो किसने बनाना है, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाना है। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है वो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, हेल्थ केयर हो गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें, रियल एस्टेट सर्विसेज हो गया, रिटेल सर्विसेज हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये स्टेट लिस्ट में आती है। और इसमें एग्रीकल्चर, हंटिंग और फॉरेस्ट्री भी जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज आती है। प्रोफेशनल सर्विसेज जो है इन पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके जो है वो लॉ बना सकते हैं, कॉन्करेंट है क्योंकि। एजुकेशन भी कॉन्करेंट में आता है, ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और इसमें भी स्टेट और यूनियन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी कॉन्करेंट में आता है। यदि इन चीज़ों के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन लिखने को आ जाए सर्विस सेक्टर में और आपने प्रॉब्लम्स गिनवानी है और वो कॉन्करेंट लिस्ट में है और आपको ये नहीं याद आ रहा कि सर पॉइंट क्या था, तो उस समय आप ये भी लिख सकते हैं कि सर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाती सेंटर और स्टेट में, ऐसे करके जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलती हैं।
कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत कॉमन होते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, तो उन चीज़ों को यूज़ करना आप सीखिए कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को यूज़ करके बेस्ट आंसर कैसे लिखना है। अगर कोई चीज़ मैं लेता हूँ तो उसको कॉमनली जो है वो हर आंसर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी का नाम है आंसर राइटिंग। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात कर लेते हैं कि कितना जो है वो टूरिज्म सेक्टर कंट्री करता है। 2020 की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 39 मिलियन जॉब्स के लिए यूजफुल था, और पूरी इंडियन इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसका लगभग 8%, लगभग 8% जो है वो कहाँ से आता है? टूरिज्म सेक्टर से आता है। ठीक है, और ये जो है पिछले कई सालों में इसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। इवन इसी चीज के चलते जो है गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, इंडिया के केस में जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी अच्छी खासी डोमिनेंस है। इसी वजह से सरकार ने जो है वो काफी पॉलिसीज अपनाई। इवन टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें तो सरकार ग्लोबली लेवल पे भी पॉलिसी अपना रही है और लोकल लेवल पे भी पॉलिसी। उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरकार ने ये किया कि लिबरलाइजेशन ऑफ वीजा रेजिम, वीजा जो है उनको लिबरलाइज किया गया, यानी कि ई वीजा जो है वो स्कीम लाई गई जिसमें आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब इस चीज के चलते आगे क्या देखने को मिला, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया ऑन ई वीजा हैज सर्च फ्रॉम 4.45 लाख इन 2015। 2015 में अगर बात करें तो 4.40 लाख जो है लोग जो है वो आया करते थे इंडिया में, यानी कि टूरिज्म सेक्टर में जो इतना कंट्रीब्यूशन था। और इसको इंक्रीज करके जो है कहाँ पे लेके आ गए, 23.69 लाख पे, जो सिर्फ 2018 में ही, यानी विद इन जस्ट 3 इयर्स जो है वो इतना जंप देखने को मिला, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स का जंप जो है वो इसमें देखने को मिला ई वीजा स्कीम के लाने के बाद। ठीक है, तो जो ये चीज बताता है कि टूरिज्म सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने कई स्टेप लिए हैं और उनकी जो यूजफुलनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है। नेक्स्ट आ गया स्वदेश दर्शन। ये एक स्कीम थी जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जो है हेरिटेज साइट के लिए चलाई गई थी, और इसका मेजर फोकस जो ये था कि ओवरऑल टूरिज्म एक्सपीरियंस है उन सब चीज़ों को जो है और कल्चरल और नेचुरल साइट्स को और ज़्यादा डेवलप करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आ पाए। इसी के लिए सरकार ने जो है वो ज़्यादा बैनर, अगर आप देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पे बैनर्स लगाए होते हैं और उस पे लिखा होता है कि जैसे डिस टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म, या फिर कोई भी उसको, तो उनका मेजर सा मकसद जो है वो यही होता है कि टूरिज्म जो है वो डेवलप करे। तो देश दर्शन स्कीम जो है वो उसी के कंटेक्स्ट में लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद प्रसाद स्कीम भी जो है वो लाई गई थी। ये इनिशिएटिव जो है वो ये इस चीज़ पे ऊपर फोकस करता है कि जो हमारी धार्मिक साइट्स हैं और जो रिचुअल साइट्स हैं उन स्पिरिचुअल साइट्स को डेवलप करना, और इनका मेजर एम यही है कि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करना ताकि ज़्यादा लोग जो है वो आ पाए। पिछले कई सालों में, अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम में ना जाए, पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हैं, जिसमें जो है उज्जैन में कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ जो है वो भी डेवलप किया गया। ठीक है, राइट नाउ जो है वो और भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि टूरिज्म से आने वाला जो पैसा है, जो इंक्रीज है उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज हो पाए। अब ये जो बातें मैंने की हैं ये तो मोस्टली डोमेस्टिक टूरिज्म प्लस इंटरनेशनल टूरिज्म को ही ध्यान में रखते हुए की गई है। अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, यानी कि भारत के अंदर ही लोग जो है वो कितना टूरिस्ट के तौर पे इधर उधर जाते हैं, और अगर वो किसी जगह पे जाएंगे तो वहां पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको सर्विस सेक्टर में जॉब मिलेगी। उसके लिए सरकार ने जो स्कीम चलाई थी उसका नाम था उड़ान स्कीम। क्या नाम था? उड़ान स्कीम। और ये टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुई थी, इसकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, जिसमें जो है बेसिकली टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। क्लियर ऑन दिस? इसमें बेसिकली आपको फ्लाइट कनेक्शंस मिलते हैं, यानी आप बाय एयरप्लेन जो है इस स्कीम के तहत रजिस्टर करके जो है वो एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। प्लस ये भी है कि रिसेंटली जो देखने में मिला है, इंडिया में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी टूरिज्म आता है। वो भी जो है वो द हिंदू में बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल की अगर बात करें। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना आप, ठीक, मेडिकल टूरिज्म के केस में फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब की गई थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सन 2015 में की गई थी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन द ईयर 2015। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको। और इस फंड में इनिशियली जो कॉर्पस रखा गया था वो कितना रखा गया था, लगभग 40,000 करोड़ का। कितना इनिशियली कॉर्पस रखा गया था, 40,000 करोड़ का। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो भी बनाया गया था, जिसका मेजर एम जो है वो यही था कि इन्वेस्टमेंट करके सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो है वो चीजें करना, ताकि सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फंडिंग है इस केस में NIIF सर्व एज अ क्रूशियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल डेडिकेटेड टू फंडिंग कमर्शियली वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये जो है बेसिकली क्या होगा, इसमें ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टोल्ड प्रोजेक्ट को दोबारा से डेवलप किया जाएगा ताकि सर्विसेज जो है वो हो पाए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ये बनाया गया है। क्लैरिफिकेशन की अगर बात करें, NIIF इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड विच चैनल प्रोसेस फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द CPSE। जो NIF है, इसको आप कहीं इस चीज़ से कंफ्यूज जो है वो मत करना। NIIF और NIF दोनों में डिफरेंस है। NIF जो है वो बेसिकली इस वजह से बनाया गया था कि अगर कोई सरकारी कंपनी है उसको सेल करके जो पैसा आएगा उसको वहां पे रखना है। लेकिन NIIF जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज को कैसे डेवलप करना है उसके लिए जो फंड इस साइड में रखा गया 2015 में, तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, और इसका फंडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका 49% का स्टेक होता है। कितना होता है स्टेक, 49% का। और रिमेनिंग कॉर्पस जो है वो कैसे आएगा, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के थ्रू आएगा, यानी कि किसी को बोलेंगे कि आप जो है वो इसमें इन्वेस्ट करो। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे हो सकती है, वो सोवरन वेल्थ फंड से हो सकती है। ठीक है, इंश्योरेंस पेंशन फंड से हो सकती है। ठीक है, और भी काफी तरीके हैं जो इन्वेस्टमेंट लाने के हैं। 49% जो है वो गवर्नमेंट लाएगी। क्वासी सॉवरन वेल्थ जो है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली ये बोला गया, विद द सब्सटेंशियल स्टेक हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, NIIF इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट क्वासी सॉवरन वेल्थ फंड। ये पहला इंडिया का क्वासी सॉवरन वेल्थ फंड है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की कैसे इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हो। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होगी होंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के केस में आपके पास मटेरियल जो है वो और ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स के तरफ अगर देखें तो एक PMI इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करो कि PMI इंडेक्स जो निकाला जाता है ये बेसिकली इसका मकसद क्या है। द PMI सर्व एज अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर में क्या स्टेटस है उनका, तो उसके लिए जो है वो PMI इंडेक्स निकाला जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच सेक्टर। तो ये इसका बेसिक फीचर है। और इस इंडेक्स की कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की बात की जाती है और कंस्ट्रक्शन ऑफरिंग होलिस्टिक व्यू ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज का ये आइडिया हमें देता है। यदि हम स्केल की बात करें कि इसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो 0 से लेके 100 तक दिए जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली PMI इंडेक्स पे भी जो है, अगर आप अनुष्का अकेडमी के करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो उसमें आप देखेंगे रिसेंटली PMI इंडेक्स पे हमने MCQ जो है वो बनाया था और ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो हेडलाइन PMI जो नंबर दिया जाता है उसको 0 से 100 के बीच में लिया जाता है। अगर 50 से ऊपर है वो, ठीक है, अगर 50 से ऊपर है इसका मीनिंग ये है कि उसकी एक्सपेंशन हो रही है पिछले महीनों के कंपैरिजन में। यानी 50 से ऊपर अगर PMI इंडेक्स जो है वो आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि सर्विस सेक्टर की एक्सपेंशन हो रही है। और अगर इससे बिलो आ रहा है 50 से, तो इसका मीनिंग ये है कि उस सेक्टर की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लगातार होती चली जा रही है। रीडिंग ऑफ 50 सिग्नल नो चेंज इन द बिजनेस। अगर 50 के ऊपर है इसका मतलब बिजनेस में कोई चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट एक इस तरीके का इंडेक्स है जिसको बोलते हैं LPI। और LPI जो है वो सन 2018 में आया था। और ये बेसिकली किसके द्वारा निकाला जाता है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज अ reputable institution. The World Bank Group undertakes the responsibility of assessing and ranking countries based on their logistic performance. Logistic performance बेसिकली क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ये है कि आपकी कंट्री कितनी एफिशिएंट है कोई सर्विस को करने के लिए।
लॉजिस्टिक इंडेक्स में आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ों को कंसीडर जो है वो किया जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि ये बाइनियल है, यानी कि 2 ईयर्स में जो है वो ये निकाला जाएगा। अब चीज़ों को देखते हैं इसमें क्या क्या डायमेंशंस चेक किए जाते हैं, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। पहली चीज़ ये देखी जाती है एफिशिएंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस। अगर आपने कोई चीज़ आज अप्लाई करते हैं तो इंडिया में कितनी जल्दी वो पास होता है, तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। नेक्स्ट, टाइम। अगर मान लो हम इंडिया में हैं और फॉरेन से यूएस से कोई शिप आती है, वो कितनी जल्दी वापस आती है जाती है, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर शिप का आना जाना इस चीज़ से कैसे संबंधित है? जितनी जल्दी शिप आई, लोगों ने उसमें से सामान जो है वो उसको क्लियरेंस बहुत जल्दी मिली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सर्विस सेक्टर इतना एफिशिएंट था कि उन्होंने सामान अनलोड करके, लोड करके दोबारा से उसको वापस भी भेज दिया, उसकी भी क्लियरेंस जो है वो मिल गई। इसका मीनिंग ये है कि आपके देश में एफिशिएंट बहुत ज़्यादा सिस्टम, और उस पे जल्दी-जल्दी जो है वो साइन करके, क्रॉस चेक करके चीज़ों को वापस भेजा गया। तो इस वजह से इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ गया थर्ड, व्हिच इज़ एबिलिटी टू ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट। अगर मान लो मेरी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, तो मेरी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को ट्रैक और ट्रेस कर पाऊँ। फोर्थ, क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ईज ऑफ अरेंजिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस, और क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है वो कैसी है। नेक्स्ट अब ये आ गया कि डब्ल्यूटीओ ने जो गैप्स बनाए हैं उसमें सर्विसेज को कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली सर्विसेज को 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहली जो सर्विसेज होती है उनको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जिनकी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई होती है, इनके बारे में देखते हैं। इन्वॉल्व द क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विदाउट द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। पर्सन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया विदाउट द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, लेकिन उसने जो देने वाली सर्विस है वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है। एग्जाम्पल, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मान लो अमेरिकन कोई कंपनी है, उसके सिस्टम में कोई हैक हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा। अब मान लो इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, अमेरिकन कंपनी ने उसको फ़ोन किया, उसने जो है वो वहीं पे बैठे बैठे उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल दिया, तो ये क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में आ जाता है, और ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसको बोला जाता है। इंडिया से इंटरेस्ट इसमें क्यों है? क्योंकि इंडिया के केस में ऐसी जो सर्विस है उसके लिए ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं और वो कर सकते हैं। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। इसमें क्या होता है, इनकम पास द सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम वन कंट्री टू द सर्विस कंज्यूमर ऑफ अनदर कंट्री। एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, कोई भी ऐसी सर्विस जिसका जो मेजर ऑफिस वगैरह है वो यहाँ पे ओपन कर लिया, और उस सर्विस को हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो अमेरिका का कोई कॉल सेंटर है लेकिन उसको जो है वो इंडिया में ओपन किया गया, और इंडियन स्टाफ जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स, जो अमेरिका में कंपनी वर्क करती है और अमेरिकन सिटीजन की जो प्रॉब्लम है उसको इंडियंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जो है वो कंजम्पशन अब्रॉड में लेके आते हैं। नेक्स्ट आ गया कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल प्रेजेंस इन द अनदर कंट्री। ठीक है, तो उसमें लीगल प्रेजेंस जो है वो होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने अपना ऑफिस जो है वो किसी और देश में ओपन किया और वहाँ पे उनकी लीगल प्रेजेंस है और वहाँ पे वो वर्क कर रही है। नेक्स्ट आ गया प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के केस में क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो अपना सामान लेके उस देश में जाएगा और उस देश में सर्विस देके फिर वापस आएगा। ठीक है, तो उस केस में मोड 4 ऑफ द सर्विस को जो है वो बोला जाता है। स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन इसकी इस वजह से इतनी ज़्यादा है क्योंकि गैट्स के जो रूल्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं मोड्स ऑफ उसको देख के ही बनाए जाते हैं। यदि आप इंडिया की बात करें तो मोड 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है वो इंडिया के केस में ज़्यादा है सर्विसेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो हमसे पूछें, हम डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर करेंगे। शुक्रिया।